हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ़्ते से ही ये ख़बरें आ रही हैं कि हमारी मईशत में बेहतरी के आसार हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद कह चुके हैं कि हमारे जो ग्रोथ रेट है वो 3.94% यानी तकरीबन 4% जो है हो चुका है। और अब हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि अगले बरस जो है वो शायद 5% से भी तजावुज़ कर जाएगा। अच्छी खबर है, क्योंकि पहले जो अंदाज़े लगाए जा रहे थे वो यही था कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 2% के आसपास रहेगा। जो ज़राअत है उसमें भी पैदावार की अच्छी ख़बरें आई हैं। गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, चावल की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, शुगर केन, बाकी सारी जो है उसके अलावा जो तरसीलात हैं बैरून मुल्क से वो भी रिकॉर्ड हाई पर हैं। एक्सपोर्ट्स ताहम अभी तक जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो अंदाज़े यही हैं कि ख़ासी बेहतर सूरत हाल, ख़ासी तो नहीं, कम अज़ कम बेहतरी की तरफ गामज़न है। जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं वो भी बेहतर हैं, मगर जो महंगाई है वो काबू में नहीं हो पा रही। वो इम्पैक्ट जो अवाम चाहते हैं, ज़ाहिर है उन्हें फ़िगर्स से इतनी गर्ज़ नहीं है, उन्हें उस फिगर से गर्ज़ है कि जिस फिगर पे वो अपना आटा, चीनी, दाल लेते हैं। और जो विफाकी इदारा शुमारियात जो है उसने जो लेटेस्ट गुज़िश्ता एक साल की स्टैटिस्टिक्स लेकर के आए हैं, उनका ये कहना है कि चीनी जो है औसतन वो 16 रुपये, 16.5 रुपये जो है वो बढ़ी है एक साल में। और उसके अलावा जो आटा है वो 118 रुपये फ़ी 20 किलो बढ़ा है। उसके अलावा दालें हैं, उसके अलावा जो गोश्त है वो 104 रुपये बढ़ा है। गाय का गोश्त, मुर्गी के बारे में तो हम रोज़ ही ख़बरों में सुनते रहते हैं कि मुर्गी की उड़ान जो है वो बहुत ज़्यादा है। घी का जो 2.5 किलो का डब्बा है वो 131 रुपये 36 पैसे बढ़ा है। ज़ाहिर है ये जो इजाफ़ा हुआ है गुज़िश्ता बरस, एक बरस में, उसने हमारी इन्फ्लेशन को है डबल डिजिट पे पहुंचा दिया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो फाइनेंस डिवीज़न ने एक जारी किया है प्रेस रिलीज़, उसमें कहा गया है कि नुमाया कमी, अब वो नुमाया कमी जो है 0.1% उनका ये कहना है कि महंगाई जो है वो कम हुई है। बहरहाल जो कि इन स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले में तो कुछ नहीं है। मैं गया था परचून की दुकान पे, उसने 1 पैसा वापस किया। जी बिल्कुल, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि महंगाई कम। मुझे जो है फाइनेंस डिवीजन ने लिखा है कि नुमाया कमी। हाँ, नुमाया। आप नुमाया देखो, जीरो के मुकाबले में अगर 1 पैसा वापस हो रहा है तो नुमाया कमी है। तो जाहिर है मईशत के बारे में हम तीनों को बिल्कुल नहीं पता है। इन्हें दो सरकर्दा मईशतदानों को दावत दी है। हमारे साथ आबिद सुलहरी साहब हैं, सस्टेनेबल पॉलिसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं और ख़ासी कड़ी निगाह रखते हैं। इनसे हमने कोरोना जब वबा आई थी पाकिस्तान में उस वक्त भी बात की थी, और इनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है इस वबा से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का इन्हिसार जो है वो ज़राअत पे होता है, और अगर ज़राअत बेहतर हो गई तो हमें कम से कम फूड की शॉर्टेज का जो है अब लग रहा सामना नहीं पड़ा। सही थे। तो वेलकम टू द शो आबिद साहब, और हमें साथ ज्वाइन करेंगे परवेज़ ताहिर साहब जो कि साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं प्लानिंग कमीशन के, वो भी मईशत पर कड़ी निगाह रखते हैं। तो इन्हीं से पूछेंगे कि इनको क्या लग रहा है। तो आबिद साहब आपसे शुरू करते हैं। इशारे जो है मईशत के वो बेहतरी की जानिब हैं, मगर अपोजिशन तो ज़ाहिर है कहेगी कि नहीं जनाब ये इशारे कोई मैटर नहीं करते और ये तो फज्द हैं और फला हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त हम कम अज़ कम सही रास्ते पर गामज़न हैं? जी बहुत शुक्रिया। चूँकि पिछले साल का जो बेस इफेक्ट था वो इतना लो है कि उसमें जो पॉजिटिविटी आई वो वाक़तन उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो सिचुएशन पैदा नहीं हुई जो कि कोविड के आगाज़ में जिसकी तरफ वार्निंग दी गई थी, और वो 3 चीज़ों पे वार्निंग दी गई थी तमाम मल्टीलैटरल इदारों की जानिब से। एक तो हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ क्राइसिस, दूसरा डीप फाइनेंशियल रिसेशन, आदमी के साथ बाजारी, और तीसरा था फूड इमरजेंसी कि खुराक जो है वो नापैद हो जाएगी, उसकी किल्लत हो जाएगी। तो अभी तक के जो हमारे पास अदाद शुमार आ रहे हैं और अभी तक की जो सूरत हाल है, खुदा का शुक्र है कि इन तीनों फ्रंट्स पे पाकिस्तान जो है उसकी परफॉर्मेंस रीजन के में कदरे बेहतर है। और अगर हम पिछले साल की निस्बत इस साल को देखते हैं तो उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं
वो उनकी बेहतरी हुई है। एटलीस्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो आपके बड़े इशारे हैं, का वो करंट अकाउंट सरप्लस है या वो फिस्कल डेफिसिट है या एफपीआर की टैक्स कलेक्शन है या जो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आई हैं जिसमें बड़ी वजह फाटफ की पॉलिसीज़ पे अमल करते हुए इनफॉर्मल जो आती थी रेमिटेंसेस वो फॉर्मल चैनल्स आना शुरू हो गई हैं, या वो एग्रीकल्चर है, या जो एहसास प्रोग्राम के तहत 15 मिलियन घरानों को 12,000 रुपये यकमुश्त दिए गए थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हैं वो पाकिस्तान में जनरेट हुई हैं, जिनकी वजह से जो एक डिसेंट नंबर जो है जीडीपी ग्रोथ का वो हमें हासिल हुआ है। आबिद साहब, अब बात आ जाती है अवाम की। जाहिर है उससे पहले हम डॉक्टर साहब की राय ले लें, शायद इनके ऊपर डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर गए हैं। डॉक्टर ताहिर, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? अब तो आ रही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी ज़रा ये मईशत के जो इशारे हैं, आपके ख्याल में हम उस सिमत गामजन हो गए हैं कि जहां हम कम से कम एक स्टेबिलिटी का दौर देख रहे हैं आगे? देखिए, इशारे जो हैं वो चूंकि बिल्कुल ही नीचे चले गए थे जी। नहीं, मैं डॉक्टर साहब इंटरनेट कनेक्शन के साथ कुछ मसला है। माफ़ी आपसे, क्योंकि जो है स्काइप में शायद प्रॉब्लम है, हम आपको टेलीफोन पर ले लेते हैं। साहब से मैं जानना जी ज़रूर, ये जो आपने अभी बात की माइक्रो और मैक्रो इंडिकेटर्स, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये जो मेरी मासी मेरे घर रोज़ाना आती है सफाई वगैरह करने, उसको मैं नहीं समझा सकता ये बातें, और उसकी बरादरी की तादाद तकरीबन 21 करोड़ है पाकिस्तान में, उसका क्या करें? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कि आम फहम ज़ुबान में अभी जो मैंने बोला उसको मैं सादा करके कहूँ कि इन सारी चीज़ों की वजह से हुकूमत के पास एक कुशन जो है वो आ गया है। यानी अगर हमारे जो डॉलर्स के ज़खायर जो हैं अगर उनमें इजाफा हुआ है हुकूमत के पास, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये है कि $1.5 बिलियन के करीब जो हमें खर्चना है वैक्सीन की इंपोर्ट के लिए, वो पैसे हुकूमत के पास अवेलेबल हैं। जो तेल की कीमतें जो हैं, जो कि आदमी मंडी में बहुत बढ़ चुकी हैं, $33-34 पर बैरल से एक साल के अंदर वो $70 पर बैरल, 64 टू बी प्रिसाइज, $64 तक पहुंच गई हैं। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए पैसे हैं। अगर जो दालों को इंपोर्ट करना पड़ता है या जो खुर्दनी तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो एक तो डॉलर जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद हैं। जब आपके पास टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता है, फिस्कल कुशन आता है, तो हुकूमत जो है वो खुदा न खास्ता अगर कोई थर्ड वेव जो है वो सीरियस होती है, जैसे कि अब इंडियन वेरिएंट पाकिस्तान में आना शुरू हो गया कोरोना का, तो अगर दोबारा से कोई 15-16 मिलियन घरानों को 12-14 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीना देना पड़ा, तो हुकूमत के पास वो कुशन जो है वो मौजूद है। प्लस तीसरी चीज़ ये है कि इन सारी चीज़ों की बेसिस पे जो बड़े इशारे जिनकी हमने बात की, हुकूमत इस पोजीशन में है कि IMF के साथ बातचीत कर सके कि जो अगला बजट आ रहा है उसको कैसे अवाम दोस्त बजट बनाना है, कि उसमें नए टैक्सेस जो हैं उनको कम से कम किया जाए, या उसको एक कोविड के तनाज़ुर में एक बजट बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों करने के लिए हुकूमत के पास जो एक कुशन है, एक जो मार्जिन है वो मिल गया है। तो मैक्रो लेवल पे तो ये है, जो इसका असर आगे होना है अवाम पे या उसका महंगाई पे, उसके लिए पैरेलल पॉलिसीज़ अलहदा चाहिए, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। यानी एक जादू की छड़ी नहीं कि जीडीपी बढ़ गई तो बाकी सारा हरा भरा हो जाएगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा आबिद साहब, अगेन यही इसी बात को आगे ले जाते हुए, अब जाहिर है कि जो बहुत अच्छी बातें हैं, जीडीपी बढ़ी है, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े हैं, जैसे आपने कहा कि कुशन बन जाता है। सबसे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर मेरे ख्याल से वो होता है महंगाई, और ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन। आपने बात की स्पेसिफिक पैरेलल पॉलिसीज़ की, वो क्या हो सकती हैं इस वक्त? हुकूमत के हाथ में क्या है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्या टूल्स हैं? जी शुक्रिया। तो पहली बात तो हमें यह तय होगी कि जीडीपी बढ़ने से ज़रूरी नहीं कि महंगाई कम हो जाए, या जीडीपी बढ़ने से ये भी ज़रूरी नहीं कि मेरी और आपकी आमदनी में यकसा इजाफा हो जाए। एवरेज इजाफे का मतलब है आपको 100 रुपये बढ़ गए, मेरे 10 रुपये बढ़ गए, तो 55 रुपये हम दोनों के बढ़ गए, लेकिन
वो उससे इक्वालिटी नहीं आएगी। तो उनके लिए अलहदा से हुकूमतों को अपने जो है पॉलिसीज़ लेके आना पड़ती हैं। महंगाई की वजह जाने तो दो वजूहत हैं। एक महंगाई वो है जो कि इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में चीज़ों के महंगे होने की वजह से महंगाई हो रही है। उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस है, गो कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको पास ऑन नहीं किया, अप्रैल से अभी तक रोका हुआ है, लेकिन जब भी उसको पास ऑन करेंगे ये कीमतों में इजाफा होगा। बिजली की कीमतें जो हैं उनको देखना है कि ये जो एनर्जी सर्कुलर डेट बढ़ना है इसको किस तरह से रोकना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि या खुर्दनी तेल में जो इजाफा हुआ है, सोयाबीन और पाम ऑलिव की कीमतें तकरीबन 60 से 70% बढ़ी हैं एक साल में। तो उसी तनासब से यहाँ पे आपको खुर्दनी तेल भी महंगा होता हुआ नज़र आएगा। सोयाबीन की क्योंकि पूरी दुनिया में कीमत बढ़ गई, पोल्ट्री फीड की कीमत बढ़ गई, और वो जो चिकन को पर लगे वो इस वजह से लगे कि अगर फीड महंगी होगी तो चिकन भी महंगा होगा। जब हम स्पोर्ट प्राइस बढ़ाएंगे गंदम की, यानी सिंध में 2000 हो गई है, पंजाब में 1800 हो गई, तो जब 15-20 रुपए किलो जो है वो स्पोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो उसी तनासब से आटे का रेट भी बढ़ेगा। तो जहाँ पे आप रूरल प्रोड्यूसर को फ़ायदा पहुँचाएंगे वहाँ पे अर्बन कंज्यूमर जो है उसको उसका रेट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये तो है कुछ फैक्टर्स जो कि हुकूमत के शायद उस तरह से इख्तियार में नहीं है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिलेटेड है। जैसे हम चीनी की बात करते हैं तो उस पर अब कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट्स भी हैं, FIA की इंक्वायरीज भी हैं, वज़ीर आज़म और हुकूमती सर्कल खुद भी मानते हैं कि वहाँ पे एक कार्टल और एक माफिया बैठा है जो कि कीमतें बढ़ा रहा था। तो अब देखना है कि इस साल में उसको कैसे रेगुलेटरी मेजर से रोका जाता है। और उसमें एक जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में कम से कम ये अमेंडमेंट ऑफ शुगर मिल ऑर्डिनेंस में एक्ट में ला दी गई है कि शुगर मिल्स जो हैं वो पाबंद हैं कि केन कमिश्नर को बताएं कि उन्होंने अपने चीनी का स्टॉक किन डीलर्स को बेचा। उससे पहले 72 सालों में किसी भी सरकारी इदारे के पास ये दादोशुमार इकट्ठे करने का इख्तियार नहीं था कि वो शुगर मिलों से पूछे कि उन्होंने जो चीनी बनाई है वो किसको बेची है और कितनी बेची है। तो अब कम से कम पंजाब में ये लॉ जो है बन गया। आई होप कि सिंध में भी बन जाता है तो ये चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा सा मॉनिटर करने में आसानी हो जाएगी। गंदम में भी इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ, गवर्नेंस फेलियर हुआ। अब देखना ये है कि इतनी मैसिव गंदम हासिल करने के बाद किस तरीके से उसके रेट को मेंटेन किया जाता है। तो महंगाई का, लेकिन जो तीसरी इंपॉर्टेंट वजह है महंगाई होने की वो लोकल गवर्नमेंट ईयर का ना होना है किसी भी सूबे में। तो अब जाहिर है इस्लामाबाद में बैठ के नारोवाल में या केमाड़ी की या जो बदीन की महंगाई है वो इस्लामाबाद में बैठ के नहीं रोकी जा सकती। कराची में बैठ के आप ठट्टा की महंगाई नहीं रोक सकते हैं, लाहौर में बैठ के आप मियाँ चन्नू की महंगाई नहीं रोक सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन चूँकि कहीं नहीं हुए हैं तो वो जो एक लोकल टीयर पे एडमिनिस्ट्रेटिव वॉच एंड वार्ड है वो नहीं है। जिस ज़िले का DC बेहतर है, DPO बेहतर है, जिस तहसील की SC या जो मुतलका अदारे हैं वो बेहतर है, वहाँ पे थोड़ा सा महंगाई कंट्रोल में नज़र आएगी, वरना वो बेकाबू नज़र आएगी। तो महंगाई के लिए अलहदा आपके पास पॉलिसीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद को कैसे बढ़ाना है। और कुव्वत ख़रीद जो है उसमें कमी आई है। कोविड के दौरान लोग ले ऑफ हुए हैं, कोविड के दौरान कारोबार जो है वो बंद रहे हैं। गो कि हमारे यहाँ उस तरीके का लॉकडाउन नहीं आया। कोविड के दौरान बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, पूरी दुनिया से आपका राब्ता कटा है। तो उसके लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी, अब तमाम दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि वो पैसों का ज़िया है। अगर पेट्रोल या डीज़ल पे सबको सब्सिडी मिलती है तो देखिए कि उसका फ़ायदा जो डीज़ल पे लैंड क्रूज़र चलाने वाला है या जो पेट्रोल पे प्राडो चलाने वाला है उसको भी उतना ही हो रहा है, और जो चिंची चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है उसको भी उतना ही हो रहा है। तो जो जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो अब टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाना है, जिसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नादरा का डाटा का इस्तेमाल, FBR डाटा का इस्तेमाल, इन सब को करते हुए सास के पास जो सर्वेज हो रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उनका इस्तेमाल, तो ग्रेजुअली हमें टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाना चाहिए ताकि वो जो मुस्तहिकीन हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। लेकिन उसमें जो अगले चंद सालों में इस ट्रांजिशन के दौरान जो एक तबका मार खाएगा वो है आपका मिडिल क्लास, जो कि मुझे डर है कि वो सुकड़ जाएगा, क्योंकि ये वो तबका है जो ना किसी एहसास कार्ड से फ़ायदा हासिल कर सकता है, ये वो तबका है जो ना कोई चैरिटी पे जा सकता है। तो इनका जो बजट था काफ़ी सारा इस अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी से चलता था। अब
इनकी खुशकिस्मती है कि ये उस खतरे गुर्बत के उस लेवल से ऊपर फॉल करते हैं जिसके नीचे सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अब मैटर ऑफ चांस ये होगा कि इनका शायद 25-30% जो इनका बजट है वो ओवर द ईयर्स अफेक्ट होगा, जब तक कि आप बाकी पॉलिसीज़ नहीं लेके आते जो कि थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ाए। अच्छा, आप इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनका कि ये जो महंगाई का जो पॉइंट है और लोकल गवर्नमेंट के साथ जोड़ा है, ठीक है। अक्सर हमारी ये सोच होती है कि ऊपर से कोई एक स्विच ऑन करेगा या ऑफ करेगा और ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। सिर्फ पॉलिसी का मसला नहीं है, आधा मसला एडमिनिस्ट्रेटिव है और उसके साथ लोकल बॉडीज और जो एक पॉलिटिकल सवाल है, लोकल प्राइस कंट्रोल कमेटियां, लोकल प्राइस कंट्रोल कमेटी इमरान खान तो नहीं बना सकते, नहीं जाहिर है, और ना ही उनका ये काम है। और अक्सर हम लोग जब लोकल बॉडीज पे बात करते हैं हम इसको समझते हैं कि यार ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आबिद साहब से भी, और कोशिश करते हैं कि परवेज़ ताहिर साहब भी लाइन पर आ जाएं वक्फे के बाद। मईशत पर, और हमारे साथ हैं आबिद सुलेरी साहब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, मईशत पर गहरी नज़र भी रखते हैं। आबिद साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया कि हुकूमत को क्या कुशन मिलता है। जो नाक़दीन है वो ये कहते हैं कि ये कहानी हम हर हुकूमत के दौर में देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है ख़जाना खाली है, IMF के पास चली जाती है, IMF से कुशन मिलता है, आगे जा कर के तीसरे साल के बाद ग्रोथ उठनी शुरू होती है, मगर जब 5वां साल आता है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहती। अच्छा, और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं सुलेरी साहब, आप चूँकि कंटिन्यूटी के साथ ब्रिक बाय ब्रिक जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि पैसे जमा हो जाते हैं, लेकिन पैसे जो खसारा है, पेट्रोल से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए होता है, और मदों में होता है ये जो वेलफेयर के जो बजट है उसमें भी जो सामने नज़र आने वाले प्रोजेक्ट हैं कि जिन्हें देख के बंदा वाह वाह करे, आधी से ज़्यादा रकम और प्लानिंग और तवानाई उस पर लग जाती है। और सस्टेनेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन द लॉन्ग रन गुर्बत को कम कर सकते हैं, लोअर क्लास को उठा के उनका तबका ऊपर ला सकते हैं, उस पर हुकूमत तवज्जो नहीं देती। वो सिर्फ वाह वाह वाले जो प्रोजेक्ट हैं सारी तवानाई और सारा पैसा जो मेहनत से जमा होता है उस पर लगा देती है। ये इस बीमारी का क्या करें? जी बहुत शुक्रिया। ये जो IMF के साथ जो आपने बताया वो इशू ये है कि IMF का प्रोग्राम एन उस वक्त ख़त्म होता है जबकि इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप दूसरा प्रोग्राम भी देखिए तो डार साहब ने 2017 तक इकॉनमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब डार साहब पानामा केस के बाद उनको हटना पड़ा मंजर आम से, IMF का प्रोग्राम जो था वो वाइंड अप हो चुका था। उसके बाद फिर हर पॉलिटिकल हुकूमत की कोशिश होती है कि वो एकदम से स्पेंडिंग स्प्री की तरफ जाए, तो वो सारा डिसिप्लिन जो कि IMF प्रोग्राम में हुकूमतें जो है अडॉप्ट कर रही होती हैं वो एक साइड पे होता है, और जो आखिरी साल होता है वो वोटर्स को खुश करने के लिए जिस तरीके से पैसे खर्च किए जा सकते हैं वो खर्च किए जाते हैं। जैसा आप जो 2018 का आखिरी बजट था PMLN का 6ठे साल का, उसको देख लीजिए, तो उस वक्त मेरा ख्याल बहुत सी, शायद आपके साथ भी मेरी बात हुई थी कि वो एक अनरियलिस्टिक बजट था जिसमें बिल्कुल वो किसी देखे बगैर ग्राउंड रियलिटीज़ को टैक्सेस में भी रिलीफ दे दिया गया, बाकी चीज़ें जो थी वो भी सारी गुडी गुडी कर दी गई, तो उससे आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिर बढ़ जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है जो कि IMF प्रोग्राम पिछले 3-4 जो प्रोग्राम्स हैं एटलीस्ट उनमें हम उसको देख रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता। दूसरा जो हमारा ग्रोथ का मॉडल है, अगर आप शौकत अजीज़ साहब के ज़माने से देखें तो वो ग्रोथ का मॉडल कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है। जब कंजम्पशन होती है तो उसमें आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जी, उस तरीके का है नहीं है। उस वक्त भी आपको याद होगा 2006-7 में एकदम से हायर परचेज का सिलसिला शुरू हुआ था, लीज का सिलसिला शुरू हुआ था, लोगों ने गाड़ियाँ, AC, TV हर चीज़ लीज पे लेना शुरू की, तो GDP तो बढ़ गई, यानी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते जा रहे हैं आप, ये सोचे बगैर कि इसका बिल कौन पे करेगा, तो वो GDP ग्रोथ तो होगी, लेकिन पता चला आपका कि आपका इंपोर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसमें सेविंग नहीं है, और जब सेविंग नहीं होगी
तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो एक चीज़ जो कि स्टैग्नेंट है हमारे यहाँ बड़े अरसे से, वो आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, यानी जीडीपी बढ़ने के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी पाकिस्तान में हुई है, और सेविंग टू जीडीपी रेशो, ये दोनों जो हैं ये टैक्स टू जीडीपी रेशो की तरह ये तकरीबन स्टैग्नेंट हैं। तो इसको एक तो हमें थोड़ा सा देखना है अगर हम इसको सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हो। जी कंटिन्यू जी। आपका जो दूसरा सवाल था ज़रा वो दोहरा देंगे दोबारा? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसा जमा भी हो जाता है तो वो जो नुमाइशी किस्म के ग्रैंड किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बनिस्बत इसके कि जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, उन पे पैसा लगा के इन द लॉन्ग टर्म जो है उसका कुछ हल तलाश करने की कोशिश की जाए। वाह वाले प्रोजेक्टों पे ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है। देखिए अगेन उसमें इशू ये आता है कि ब्रिक एंड मॉर्टर और जो वाह वाले प्रोजेक्ट हैं उससे क्या होगा, उससे कॉन्स्टिट्यूंसी में हल्के में थोड़ा बहुत पता चलेगा कि जी काम हुआ है। वाह वाले प्रोजेक्ट जो हैं शायद उनमें जो बगैर वाह वाले हैं, जो वाक़तन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले, हो सकता है कि उनके लिए आपको पैसों की ज़रूरत भी ना हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये आर्गू किया जा सकता है कि क्या सबको हेलमेट पहनाने के लिए, या क्या सबको मास्क पहनाने के लिए, या ये बताने के लिए कि जी येलो लाइट जंप ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, कितने पैसे आपको दरकार होंगे। लेकिन क्योंकि ये सारा कुछ करेंगे तो कितने लोग हैं जो कि वोट देंगे अपने एमएनए को या एमपीओ को कि जी क्या बात है, इसने ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो ठीक कर दिया। तो वो जो सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है उनमें वो प्रोजेक्ट जो कि आपको कोई वोट दिलाने का बायस बन सकें, उनमें तो पैसा लगता है, बाकी पैसा वाक़ई नहीं लगता। और इसीलिए कल इमरान खान साहब की अगर आप स्टेटमेंट देखें जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम इलेक्टोरल साइकिल और इलेक्शंस को मद्देनजर रख के अगर हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हो तो एंड दिस इज द क्रूशियल क्वेश्चन आबिद साहब, और यही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। एक छोटा सा वक्फा लेने के बाद यही बात करते हैं कि अगर पॉलिसीज कंटिन्यूअस नहीं हो सकती तो तरक्की कैसे हो? सही आप वेलकम बैक। और वैसे जब भी मईशत पर बात होती है तो हम थोड़ा सा खुश लगता है लेकिन आज जो आबिद सुलैरी साहब के साथ बातें हो रही हैं बड़ा मजा आ रहा है और समझ आ रही है चीजें, मुझे कम से कम मुझे भी आ रही है, होपफुली सबको ही आ रही होंगी। आबिद साहब अभी ब्रेक से पहले आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की। और इमरान खान, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी कि जी अगर हर 2 साल के बाद आप इलेक्शन बोर्ड में चले जाएं, जो आपको जाना पड़ता है क्योंकि इलेक्शंस आती हैं, तो इस तरह मईशत की जो पॉलिसीज जो मईशत को चलाती हैं वो कैसे सस्टेन हो सकती हैं? क्योंकि हमें जो पैटर्न नज़र आता है कि एक हुकूमत आती है वो अपने अंदाज से चलाती है, दूसरी हुकूमत आती है तो पहले 1.5-2 साल तो वो अपनी पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन में लग जाते हैं और फिर अगले 2 साल ये पीपल प्लीजिंग प्रोजेक्ट्स जिनकी आपने बात की उसमें लग जाते हैं। अब कहना ये बड़ा आसान है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कुछ बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सब बैठ मिलकर डिसाइड कर सकें? ये हो भी सकता है या नहीं? ये मेरा ख्याल है ज़रूर होना चाहिए, और इसकी अगर ये नहीं होगा तो इसकी कास्ट हम सब जो है वो अदा कर रहे हैं। मैं प्राइवेटाइजेशन ही की मिसाल लेता हूँ। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइज करना चाह रही थी कुछ अदारों को जो कि सरासर खसारे में जा रहे थे, तो उसकी अपोजिशन ने नहीं करने दिया। जब नून लीग ने उन्हीं अदारों को प्राइवेटाइज करना चाहा अपनी हुकूमत ने, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई और जमात इस्लामी ने उनको नहीं करने दिया। अब जब पीटीआई ने उन अदारों को प्राइवेटाइज करने की बात की तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मैदान में आ गए। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो है, अगर आप 450-500 अरब रुपया जो है वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में झोंकते चले जाएंगे, तो ये ज़रा ये सोचिए कि ये जो हम एक महीना पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ा के जो 60 अरब रुपया बचाते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें तो वो आप 3-4 जो गिने चुने अदारे हैं उनमें झोंक देते हैं। तो ये जो लीकी बकेट है उसको किसी न किसी को बंद करना है, और यही वजह है कि जो कुछ पॉलिसीज़ हैं कि हमें एनर्जी सर्कुलर डेट कैसे ख़त्म करना है, हमें लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज को कैसे उनका लॉस कैसे कम करना है, हमें जो टैक्स एवेडर्स हैं उनको कैसे हाथ डालना है। अगेन अगर आप याद करें तो ये पीपल्स पार्टी हुकूमत ने
उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कितने मिलियन अफराद की जिनका लिविंग स्टैंडर्ड उनके टैक्स से मैच नहीं करता था, उस पर कोई बात नहीं हुई। फिर PMLN के ज़माने में भी ऐसी लिस्टें बनी। अभी भी 2 साल पहले जो बेनामी कानून जो था, एंटी बेनामी, वो पास हो गया और ये कहा गया कि जी सारे जो लोग हैं जिनके पास कोई बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट, वो सब मुंजबंद हो जाएंगे, सबको टैक्स नेट में लाया जाएगा। लेकिन अगेन वहाँ पे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट काम करके शबर जैदी साहब आए, वो भी उनको हथियार फेंक के जाना पड़ गया, क्योंकि जो जिन लोगों के इंटरेस्ट को वो हिट करना चाह रहे थे वो उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। हफीज़ पाशा साहब की जो रिसेंट UNDP की रिपोर्ट है इनइक्वालिटीज है, वो सारी की सारी एलीट कैप्चर पे उसका फोकस है और इनइक्वालिटीज पे उसका फोकस है। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसको कि हर हुकूमत भुगतती है। तो एक तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, पॉजिटिव साइड को यानी कि आप पॉजिटिवली क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। दूसरी पॉलिसी कंसिस्टेंसी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए हर्डल्स हैं और रोड ब्लॉकर्स हैं, उनको तो कम से कम हटाने की बात की जा सकती है। मैं और आप अगर हमें यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, लाहौर से कराची जाना है, तो हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेन पे जाएं, हवाई जहाज़ पे जाएं या अपनी गाड़ी पे जाएं, जैसे भी जाएं। लेकिन हमें अगर पता है कि रास्ते में 4 या 5 जगह ऐसी हर्डल्स आएंगी जो कि हम किसी भी रूट को इख्तियार कर लें, वो लाजमी हमें उनका सामना करना पड़ेगा। तो कम से कम उन हर्डल्स को हम हटा दें ताकि जो भी हुकूमत आए वो आगे चल सके। तो यहाँ पे उन हर्डल्स को हटाने के लिए भी इत्तफाक नहीं होता। तो इसीलिए जो आप मिसाक मुईशत कह लें, आप इसको कोई भी नाम दे दें, इसका जब अपोजिशन ने इसको ऑफ़र किया था तो हम ये मानने में मुझे कोई यार नहीं कि जो मौजूदा हुकूमत थी उसने उस वक्त रिसेप्टिविटी नहीं दिखाई। अब जब शौकत तरीन साहब इसकी बात कर रहे हैं, जब से उन्होंने अपनी नई वजारत का हाथ संभाला, वो लिया है, ज़िम्मेदारी संभाली है, वो बार बार कह रहे हैं मिसाक मुईशत, और वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ बैठेंगे। अब अपोजिशन उनके साथ बात करने को तैयार नहीं, तो अपोजिशन को ये सोचना चाहिए कि अपोजिशन का एक जो दूसरी डेफिनेशन है वो होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग, कि जब भी उनकी बारी आए, अगले इलेक्शन के बाद आए, उससे अगले इलेक्शन के बाद जब भी आए, तो वो हुकूमत बनाएंगे। और अगर आज वो हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे तो कल को ये अपोजिशन में जाकर उनके साथ बात नहीं करेंगे, तो नुकसान में तो मैं और आप रहेंगे और वो मासी रहेगी जो कि घर में काम कर रही है। अच्छा आबिद साहब, आपने हर्डल्स की बात की। अब एक अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो ख़ासी बढ़ गई है और इस हुकूमत ने गुज़िस्ता 3 बरस में अभी तक जो है उनके फिगर्स पब्लिक नहीं किए हैं। अंदाज़ा क़यास यही है कि जितनी हमारी ग्रोथ बताई जा रही है कम से कम उससे दुगनी से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो हमारे साथ प्रॉब्लम आता है कि इन्फ्लेशन पे आप बात कर चुके हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम लें, उसके साथ हम कपल कर दें हमारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वो आधी तो हमारी ग्रोथ रेट वहीं आधी हो जाती है। 2.4 अगर है, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हो रही है। तो ये दोनों फैक्टर्स के होते हुए क्या किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन होता है कि वो मईशत को इतना आगे ले जाए कि ये दोनों फैक्टर्स केटर हो पाएँ? देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं वो तो शायद अभी 1-2 दिन में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ रहा होगा और उस पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपडेटेड नंबर्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो जो डेफिनेशन इस्तेमाल की जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। वो है 16 साल से ऊपर वो लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वो किसी जगह पे एम्प्लॉयड हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत कुछ जो है वो छुप जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी छुप जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी छुप जाती है, ओकेजनल एम्प्लॉयमेंट भी छुप जाती है। तो वो लेकिन जो भी डेफिनेशन है उसके नंबर्स जो हैं वो तो आ जाएंगे हमारे सामने। अब जब तक हमारे पास डाटा ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, वो जो आपने फरमाया कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के होते हुए, यहाँ पे सवाल ये किया जा सकता है कि अगर हम अभी तक 2017 वाली मरदमशुमारी पे इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके और हुकूमत सिंध ने अभी एक रेफरेंस जो है वो भेज दिया है जो स्पीकर नेशनल असम्बली को और सेनेट में उन नंबर्स पे एतराज़ उठाते हुए, तो फिर गेस्टिमेट पे ही आपकी सारी पॉलिसीज़ बनेगी ना। ये तो ऐसी है कि
मैं किसी दर्जी के पास चला जाता हूँ, उसे कहता हूँ एक सूट सी दे, वो कहता है अच्छा जी लड़की का या लड़के का, मर्द का, औरत का, मैं कहता हूँ किसी का भी सी दो। वो कहेगा किस उम्र का, तो मैं अंदाजे से कहता हूँ किसी भी उम्र का सी दो। कहेगा जी कद कितना है, मैं कहूँगा किसी भी साइज़ का सी दो। तो फिर शायद किसी को फिट आ जाए, किसी को फिट नहीं आएगा। और यही वजह है कि हमारी जो रिकवरी होती है, जब भी होती है ग्रोथ, तो वो बाज़ सेक्टर्स जो है उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, बाज़ सेक्टर को उसका फ़ायदा जो है वो नहीं मिलता। और उसकी वजह शायद बदनीयत नहीं, उसकी वजह ये है कि वो जो डायग्नोसिस है, जिसके लिए जो नंबर और जो डाटा चाहिए, उन्हीं पे जब हमारा इत्तेफाक नहीं होगा, उसको कंट्रोवर्शियल कर देंगे, तो फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स का क्या करें? बार बार मिसाल दी जाती है कि जनाब बांग्लादेश को देखिए, वो अब कितना आगे निकल चुके हैं और ये हालिया बरसों का ही किस्सा है। इवन कोविड में भी उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खासी बेहतर रही हैं। हमने भी इनिशियली कुछ ऑर्डर्स हमारे पास आए और जिस प्रिटेक्स पे हमने अपनी करेंसी को तकरीबन 40% तक नीचे किया, डिवैल्यू किया, उसके बाद उम्मीद यही थी कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो क्या वजह हुई कि आपको कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है बिल्कुल ही स्टैग्नेंट है? देखिए, एक्सपोर्ट में जब तक आपकी वैल्यू एडिशन नहीं आएगी तब तक शायद, यानी आप किसी भी ब्रांड की एक जीन जो है जो कि बाहर $100 में बिकती है, वो एक पीस बेच लें, और जो एक जेनेरिक जीन्स है जो कि शायद आपको $15-20 में मिल जाती है, उसके 10 पीसेस जो है वो बना के बेच लें, तो आपका जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो एक होगी। तो जब तक आप के पास वैल्यू एडिशन नहीं आती है और जब तक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है, तब तक शायद इस पर बहुत आगे नहीं जाया जाता। लेकिन उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारे बहुत से एक्सपोर्टर्स इसलिए करते हुए डरते हैं कि उनको कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है। अभी भी गर्मियाँ शुरू होगी, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की या किसी भी शहर की आम मार्केट में जाके देख लीजिए, उन्होंने नाम लिखा होता है फलां लॉन का बी कॉपी और सी कॉपी जो है वो हमारे पास से हासिल करें। तो अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो महफूज नहीं, तो एक्सपोर्टर के पास क्या वो इंसेंटिव बचेगा कि वो वाक़यातन जो है वो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चे। तीसरी चीज़ जो कि इसमें आबिद साहब सॉरी, हमें एक वक्फा लेना है, तीसरी चीज़ से शुरू करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। SDPI के एक्सपर्ट आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा उन्हें छोड़ने का दिल ही नहीं चाह रहा, जिस तरह की गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आप पिछले सेगमेंट का वो मुकम्मल कर दें तो फिर मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये थी कि हमारी जो एक्सपोर्ट सब्सिडी रजीम है वो बहुत फ्लॉड रही है। यानी या तो हो कि मेरे हर साल की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देख के मुझे सब्सिडी दी जाती, जो मुझे रिबेट्स और वो सारा कुछ मिल रहा था, तो जब वो नहीं मिलता था तो बहुत केसेस का मैं इल्म में है मेरे, तो लोगों ने सेकंड हैंड कपड़े जो हैं लंडे के वो कंटेनर्स में भर के भेजे और उसके बदले में एक्सपोर्ट रिबेट, एक्सपोर्ट जो इंसेंटिव थे क्लेम करके, और वही सारी चीज़ें थी वो जो हमने पहले सेगमेंट में बात की कि लोगों को मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ, यहाँ पे बढ़ी, तो वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होनी चाहिए, जिस पे एक्सपोर्ट सब्सिडी देते रहे हैं GST से एग्जाम्प्ट होके, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में बिकती रही। तो ये इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे जो कि एक्सपोर्टर्स के एंड पे भी थे, जो हुकूमत की तरफ से भी थे, जो कि उस एक्सपोर्ट को कम्पेटिटिव नहीं बनाया, उनकी स्पेशली एनर्जी के रेट्स थे और जो थे। तो ये आपने बांग्लादेश के साथ जब पाकिस्तान का मुआवजा करते हैं या वियतनाम के साथ या कंबोडिया या इवन अब लाओस भी हमसे आगे निकलता जा रहा है, तो जब इन मुल्कों के साथ करते हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट पे बाकायदा फोकस किया जा रहा होता है। हमारे यहाँ उस तरीके से एक्सपोर्ट जो है वो कभी वो हुकूमतों का वो प्रायोरिटी एक्शन रही ही नहीं। अब जाकर थोड़ा सा उस पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद अब आप देखें कि एक्सपोर्ट के नंबर हैं वो कम से कम वो जो उस पार्टी वाले दौर में हाईएस्ट नंबर थे $25 बिलियन, शायद हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। आबिद सुलेरी साहब, आपने पिछले सेगमेंट्स में
बात की कि जी हम किसी भी रोड से जाएं, आगे कुछ बुनियादी हर्डल्स हैं 72 साल से, वो किसी तरह ख़त्म होने में नहीं आते। मेरी ऑब्ज़र्वेशन जो एक आम आदमी की तौर पे है वो ये है कि हमारे यहाँ हर क्लास और हर इदारा जितने भी उसे प्रिविलेज मिलती है उसे अपना राइट समझता है और उसमें से 1 इंच छोड़ने को तैयार नहीं है, लड़ने मरने पे तैयार हो जाता है। दूसरा मसला है वसाइल की तकसीम और उनका मौसर इस्तेमाल, हॉरिजेंटली भी और डायगनली भी। वो हमारे यहाँ कच्चा पक्का सिलसिला चलता है और कोई वो तसलसल के साथ नहीं है। ट्रेजिडी ये है कि जो पॉलिसी साजी है इस सिलसिले में वो वही कर रहे हैं जो बेसिकली वो हर्डल्स हैं, और ये हर्डल्स हर इलेक्टेबल सियासी जमात और इदारे में पेवस्त हैं। इसका क्या करें? जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की और मैं काफ़ी हद तक इससे मुत्तफिक हूँ। अब होता यह है कि ये हर्डल्स या जो लीड कैप्चर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो है क्या, तो उसमें एक तो ये है कि बहुत सी दफ़ा इस पे बात की कि फॉर एग्जांपल मोनेटाइज कर दिया गया कि जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है, टेलीफोन इस्तेमाल करती है, तो इनको मोनेटाइज कर दिया जाए। अब वो हुआ ये कि उनके साथ एडवांसेस आए थे, अलाउंसेस, वो भी अवेल करना शुरू कर दिए और उन्होंने, और जो पिछली रविश थी उस पर भी वो कायम रहे। तो ये जो देखा देखी और ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक की ये चीज़ जो है कन्फाइंड नहीं है, ये तकरीबन हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसका जहाँ पे दाव चलता है वो इसको लगाता चला जा रहा है। इसके लिए जो एक मेजर चीज़ है वो ट्रांसपेरेंसी के कल्चर को फ़रोग देना है। अगर आज आपको ये पता चल जाए, या मेरे अदारे में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर SGPI के लोगों के लिए ये मेरे लिए मैंडेटरी हो कि मैं अपने तमाम अखराजात की तफसील जो है, अगर उसकी तफसील नहीं, आमदनी की तफसील अपने एम्प्लॉयज़ के सामने रखूँ और ये नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक ये सिलसिला शुरू हो, सबको पता हो किसकी प्रिविलेजेस क्या हैं, पर्क्स क्या हैं, तो आपको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा लोग ऐसे हैं जिनको के स्टेटस को जो है वो सूट करता है, कौन से लोग ऐसे हैं जिसको स्टेटस को सूट नहीं करता, और वहीं पे आपको उन हर्डल्स की निशानदेही भी वो हो जाएगी। पॉलिसी साजी में, पब्लिक पॉलिसी में हम एक चीज़ जो है पढ़ते और पढ़ाते हैं कि ना तो कोई पॉलिसी ऐसी होती है जो कि एब्सोल्यूट अच्छी पॉलिसी हो, और ना कोई पॉलिसी ऐसी होती है जो एब्सोल्यूट बुरी पॉलिसी हो। हर अच्छी पॉलिसी में भी कुछ लोग लूज़ आउट करते हैं और हर बुरी पॉलिसी में कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। हुकूमतों का काम ये होना चाहिए कि वो जो फ़ायदा उठाने वाले तबका है उसकी तादाद को बतदरीज बढ़ाना शुरू करें, और अगर वो बढ़ाते चले जाएंगे तो वो कामयाब पॉलिसीज़ होंगी। अगर वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो वो पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकाम कहलाई जाएंगी और नाकाम होंगी। फैंटास्टिक। आबिद साहब, अब ऐसी बातों के बाद मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है सवाल पूछते हुए, लेकिन इस माह जो मेरे बिजली का बिल आया है, मतलब कसम से पहली दफ़ा कागज़ को छूकर करंट मुझे लगा है, और मतलब सीरियसली अस्तगफिरुल्लाह। तो और मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ है। हम तो कराची में जो ये पावर की जो कॉस्ट है और जो कंज्यूमर कॉस्ट पे कर रहा है, आपको क्या लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 माह, 6 माह, साल, 1.5 साल में कुछ इसमें रिलीफ नज़र आ रहा है, या मतलब बिजलियाँ ही बंद कर दें? क्योंकि इस तरह तो ये मेरा ख्याल है कि इस पे बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हो रहा है। शुक्र। मैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा भी हूँ, तो वहाँ पे हम कल भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि टैरिफ बढ़ाए बगैर क्या ऑप्शंस हैं कि ये जो कास्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन है उसको कम किया जा सके। इसमें आजकल जो मेजर चीज़ पिंच कर रही है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं। जाहिर है कि 2013-14 के अगर हम दिनों को याद करें तो वाक़तन उस वक्त लोड शेडिंग इतनी थी कि किसी भी कॉस्ट पर बिजली मिलती वो हुकूमत तो जो थी उसको ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने ले ली। अब यह हुआ कि अब हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 37,000 मेगावाट की है। जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मियों में तो 25-26 हज़ार मेगावाट आपका इस्तेमाल होता है, सर्दियों में आके 10,000 हो जाता है। तो जो बहुत से जो पावर प्लांट्स लगे हैं उनकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा जैसे कि हम रेंट पे कोई गाड़ी लेते हैं। अब आप उस गाड़ी को चलाएं ना चलाएं, अगर वो आपके घर से बाहर सारा दिन खड़ी है तो उसका कोई फिक्स कॉस्ट आपको देनी है। तो अब जो जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए
कि कंज्यूमर जो हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें, ताकि वो पैसे जो कि पावर जनरेशन प्लांट्स को देने हैं वो कंज्यूमर के खाते में जाएं। और ये सूरत में मुमकिन होगा जब टैरिफ को रैशनलाइज करके कम किया जाए। तो सर्दियों के लिए तो ये एक एडवाइस आ रही है कि सर्दियों में लोगों को इतनी आसानी फराहम कर दी जाए कि वो गैस की बजाय अपनी हीटिंग पर्पज़ के लिए बिजली पे शिफ्ट होना शुरू कर दें, ताकि वहाँ पे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस ना दिए जाएं और गैस का खर्चा भी बचे। और गैस की किल्लत भी हो रही है ना अब, तो दैट्स अ गुड सॉल्यूशन। फाइनली ये है कि इन्वेस्टमेंट की बात, ये हर हुकूमत का मसला रहा, कम से कम गुज़िश्ता 2 हुकूमतों को रहा कि वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर पाई। अब क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है पाकिस्तान में जिसमें हम लोगों को जो है इस तरफ राग़िब कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3, एक तो जो वजह हुई हमने फॉलोअप्स में बहुत पुअर हैं इंस्टीट्यूशनल फॉलोअप्स में। अगर आपको याद हो कि इस हुकूमत के बरसे से इक़्तिदार में आते ही मोहम्मद बिन सलमान से लेके प्रेसिडेंट शी, आपके टर्किश प्रेसिडेंट, मलेशियन प्रेसिडेंट, बहुत से कतर के अमीर, बहुत से लोग यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के MOUs किए और ये सोचा जा रहा था कि यहाँ पे शायद बहुत से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे जो कि पहले ना लगते। लेकिन ये जो सरबराहान मुमलिकत के दरमियान MOUs होते हैं, ये दरवाज़ा खोलते हैं, उसके बाद उसमें आमदोरफ्त जो है वो करना, वो इंस्टीट्यूशनल फॉलोअप है जिसमें कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है, हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, हम उसको नहीं कर पाए। तो वो इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं आई। जो आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए 2-3 फैक्टर ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो है वो आपके यहाँ रीजनल स्टेबिलिटी का होना। रीजनल स्टेबिलिटी, अब हमारी वो जो जोग्राफिकल जिसको हम कहते थे डिविडेंड, वो किसी वक्त हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी बन जाता है। एक तरफ ईरान है जिसकी मगरब से नहीं बनती, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है जिसका पीस प्रोसेस जो है अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए तो शायद कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। तीसरी तरफ जो है हमारे इंडिया है जिसके साथ हम एक एक्टिव वॉर में भी एंटर हो गए पुलवामा इंसिडेंट के बाद। चाइना इंडिया की अपनी जो चपकलिश है, तो इस सारी चीज़ों में मिडल ईस्ट की एक अपनी टेंशन है। तो इस सारी चीज़ों में जाहिर है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे आते हुए इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे होंगे। और तीसरी है वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर यहाँ पे हर वक्त हम एक दूसरे को, हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को गद्दार और चोर और एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगी रहेगी, तो जाहिर है कि बाहर वाले जो हैं वो तो यही चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आज गई या कल गई, जिसकी भी हुकूमत हो, तो हमेशा यही होता है कि बस ये चंद दिनों की मेहमान है। आप एक चैनल स्विच करें तो वो सुबह जा रही है, दूसरा चैनल स्विच करें तो वो अगले 20 साल यहीं पे बैठी रहेगी। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो वहाँ पे कौन आपके पास बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करने पहुँचेगा? ऐसे करोगे तो कौन आएगा? आबिद सुलेरी साहब जितनी तफसील से समझाया है, कम से कम हम तीनों को मईशत की कुछ समझ ज़रूर आ गई है। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।